सारे माहौल पर एक पसमर्दगी सी छाई हुई थी, मानो किसी ने हवा का दम घूंट दिया हो और नफूसत का साया फिर गया हो। शकीला ने बेदिली से झटक झटक कर कपड़े तार पर फैलाए थे कि दरवाजे पर बेवक्त की दस्तक सुनाई दी। दरवाजे की बोसीदा लकड़ी हाथ पड़ने पर कमजोर सा एहतजाज करती थी। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। हाकिम भाई आप? शकीला को सांस आना बंद हो गई। दरवाजे के पास हाकिम इंतहाई संजीदा तासुरात के साथ अजनबियत तारीख किए खड़ा हुआ था। मौलवी चचा घर पर होंगे? लुटमार अंदाज में पूछा। जी तो, लेकिन रास्ता दो। दो टोक अंदाज में इस्तेहकाक के साथ उसने कदमों को हरकत दी थी। शकीला बेबसी से एक तरफ खिसक गई। वो नहीं चाहती थी कि दोनों का इस वक्त सामना हो, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। धड़कते दिल के साथ वापस छोड़ी। आज तो ताजबर भी नहीं थी। आओ हाकिम पुत्र, कैसे हो? अब्बा ने देखते ही मेहरबान मुस्कुराहट के साथ पैर मकदम किया। हाकिम ने सर को जुम्बश दी और दूसरे किनारे पर टिक गया। एक अजीब सी सर्द मोहरी उसके वजूद से टपक रही थी। ताजवर साथ नहीं आई। शकीला ने दरवाजे के पीछे से अब्बा के सवाल को सुना, फिर हाकिम के जवाब को। वो बेआवाज कदमों से चलती चाय के लिए बर्तन उठाने लगी। नहीं, मेरा ख्याल है जिस काम के लिए मैं आया हूँ इसमें उसका साथ ना होना ही बेहतर है। मैं खुद तुम्हारी तरफ चक्कर लगाने का इरादा रखता था। बेहतर है तुम खुद ही आ गए। जो बात है वो तुम तक पहुँच ही चुकी होगी। अब्बा ने उसके बाद से इख्तिलाफ नहीं किया था। संजीदगी से गोया हुए हाकिम के चेहरे पर तंज बिखरा। और इस बात ने मुझे सख्त मायूस किया है चचा। तुम सिर्फ मायूसी की बात कर रहे हो मियाँ? मुझसे पूछो जिसने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी। आज एक बंदे ने देखा, कल कोई दूसरा देखेगा, फिर तीसरा। बदनामी का डर सिर्फ औरत के लिए नहीं होना चाहिए, मर्द के लिए भी ये उतना ही जरूरी है। अब्बा के चेहरे पर तासुर था। हाकिम के चेहरे पर तनाव उभरा। मायूसी तो इस बात की है कि आपने कहने वाले का मुंह नहीं तोड़ दिया। किस जुर्रत से मुंह तोड़ता? अब्बा बेसाख्ता बोले। मुंह तोड़ देने के लिए दूध का धुला होना बहुत जरूरी है, वरना सर दुखते हैं, नजरें नहीं उठती। आपसे ये किसने कहा? किसी ने भी कहा हो। अहम ये होना चाहिए कि आइंदा के बाद ना कह सके। तुम्हें नजर रखनी चाहिए अपने भाई की आदत पर। आपको अपने भतीजे से बढ़कर किसी तीसरे शख्स पर ज्यादा एतमाद है। आपने ये बात मुझे नहीं की, अपनी बेटी से कही। आपने ये तक कह दिया कि आप अपनी बेटी के एक गंदे इंसान से ब्याहना पसंद नहीं करेंगे। अगर कल को आपकी बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच होती है तो आप हमसे ज्यादा सुनी सुनाई बातों पर यकीन करेंगे। क्या आपको इस सब पर पति बराबर भी अफसोस है? हाकिम ने एक सांस में सारी बात मुकम्मल की। अब्बा ने उसके लहजे की सख्ती और खुशबू को बगौर देखा और देखते रहे। शकीला का दिल धक धक करने लगा। वो बेइख्तियार बाहर आई। अच्छा, तो तुम दूसरी तरफ से आए हो। मुझे लगा तुमने शायद समझदारी का सबूत दिया होगा। उन्होंने गहरी सांस लेकर जैसे उस पर अफसोस किया था। हाकिम दूसरी सम देखने लगा। यही बातें तो तुम्हारी बहन भी करके गई। दरख्तों पर मुसाफिर तोते अपनी मीठी आवाज में खुदक रहे थे और खाकस्तरी चिड़ियों को शाखों से उड़ाने लगे। चिड़ियां अमन पसंद होती हैं कि जगह बदल कर बैठ गई। तोते अब पूरी तरह काबज हो गए। एक एक करके बाग में लगी सब्जी की क्यारियों में सुर्ख मिर्चियों के पास उतरने लगे। कुछ सबज टमाटरों पर झूल रहे थे। हाकिम भाई चाय लीजिए, शकीला ने बेहद मध्यम आवाज में कहा और दो प्याले उनके सामने रखे। काश वो इन दोनों के सामने बोल सकती, लेकिन जब्त करके उसी खामोशी के साथ बोल गई। हाकिम ने एक जरा सी निगाह उस पर डाली। चाय की तरफ उसने हाथ नहीं बढ़ाया था। शकीला कमरे में जाकर तेज सांस भरने लगी। अब्बा और हाकिम के बीच गर्म होती बहस उसकी बेचैनी को हवा देने लगी। जिस चीज का सबूत आपने नहीं दिया वो छोटों से क्या उम्मीद रखते हैं? वो तड़प लहजे में बदलिहाजी से बोला। ठंडे दिमाग से मामले को देखना एक मर्द की निशानी होती है, वरना भड़क भड़क कर तो आग भी बुझ जाती है। मैंने ये बात पहले अगर अपनी बेटी से की तो इसलिए कि वो तुमको ये बात समझा सके। ये मत समझना कि मुझे तुम पर एतबार नहीं है, और ये तो हरगिज भी मत समझना कि ये सुनी सुनाई बात है। मैं सद्दाम के दोस्त से भी बात कर चुका हूँ, जिसने अपनी आंखों से इस मामले को देखा है। रही बात तीसरी, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा
ये तो मुझे अब जाकर इल्म हुआ है। इससे पहले वो क्या क्या करता फिर रहा है, शर्म का मुकाम है। मैं आपसे कहने आया हूँ कि इस बात को भूल जाएं यहीं और मेरे साथ चलें उस शख्स के पास जिसने सारी खुराफात आपके जहन में उंडेली है। मैं आपके सामने झूठा साबित कर दूंगा उसे। हाकिम ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, वो आज कुछ भी करके इस बात को दफन करने आया था। किसी दूसरे के पीछे भागने की बजाय ये बात तुमने अपने भाई से क्यों नहीं दरियाफ्त की? थोड़ी सी शर्म भी उसमें बाकी होती तो इनकार ना कर सकता। तुम उल्टा मुझे कायल करने चले आए। अब्बा ने नागवारी से उसे डपटा। उन्हें हाकिम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब ही आंखों में वाज़ेह नापसंदीदगी की झलक हाकिम ने देखी। मैं आपको कायल करने नहीं, सिर्फ गलतफहमी दूर करने आया हूँ। जो पर आपको किसी ने थमाया है उसका कब्बा मत बनाएं। यह सरासर झूठ है। ये तुमसे सदाम ने कहा कि ये झूठ है। अब्बा की उसकी आंखों में देखा, कुछ खोजा। हाकिम जरा सा पीछे होकर बैठा। वो मेरा भाई है और मुझे उस पर यकीन है। हाकिम ने ठहर ठहर कर और चबा चबा कर अल्फाज अदा किए। आप मेहरबानी करके उस पर ऐसी बातें मत करें जैसे वो कोई मुजरम हो। इससे कोई सवाल, कोई सफाई मैं नहीं मांगूंगा। आप चाहते हैं ये सवाल करके मैं उसे ही उसकी नजरों में गिरा लूं? क्या बच्चों जैसी बात है? हाकिम, हम बिल्ली की तरह आंखें बंद नहीं कर सकते। तुम्हें बड़ा शौक है ना घर में बड़ा बनकर दिखाने का, तो भले वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हारा हक है तुम उससे बात पुरस करो। उसे कहो कि लोग उसके बारे में क्या क्या जानने लगे हैं। वो गुमराही के रास्ते पर मायल है और मेरी नजरों में मुजरिम है। और अब अगर तुम चाहते हो कि तुम भी मेरी नजरों में ना गिरो तो चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी सोच से हैरानी हो रही है। हाकिम की बात उन्हें तहस दिला चुकी थी। जब ही वो नाराजगी में बोले तो हाकिम इस्तेहज़ाहिया हंसा। मैं बात करने आया हूँ और करके ही जाऊंगा। आप कौन सा गुस्सा हो रहे हैं? ये मेरा मामला है, मैं संभाल लूंगा। मैं आपका बड़ा दामाद हूँ। ये बात खींच कर तमाशा मत बनाएं और ना ही इतनी बड़ी बात कहें कि आप रिश्ते वाली बात से मुकर जाएंगे। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि कायदे के मुताबिक शकीला सदाम की मनसूबा है। हाकिम ने ठंडे ठार लहजे में अपनी बात बता दी। दरवाजे के पीछे खड़ी शकीला का दिल बढ़ता फैला था। अब्बा ने हाकिम की बात का जवाब दिया तो उनका लहजा उससे भरकर सर्द और मजबूत था। किस कायदे के मुताबिक? क्या मैंने कोई निकाह कर दिया है? दिखाओ, मैंने कहाँ लिख कर दिया कि जिस कायदे पर तुम धूस जमा रहे हो? क्या मतलब? हाकिम की पेशानी शिकनज़दा होने लगी। ये बात तुम्हारी ख्वाहिश और मेरी मर्जी के मुताबिक तय हुई थी, लेकिन जिस तरह के हालात हैं मेरी ये मर्जी तब्दील भी हो सकती है। तुम अपने भाई से इस सिलसिले में कोई रोक टोक नहीं कर सकते, तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना। मौलवी चचा। हाकिम। मौलवी हयात ने नरमी से उसे आवाज नीची रखने के लिए झिड़का। तुम मेरे दामाद हो, तुम्हारी अपनी जगह बहुत अहमियत है, मगर तुम एक बात के बीच नहीं आ सकते। ठीक है, हाकिम ने एकदम सुकून से कहा। मैं नहीं आता बीच में। आप बता दें, आप किसे बीच में ला रहे हैं? आपकी नजर में कौन है जिसके मुकाबिल आपको मेरा भाई जच नहीं रहा? मैं नहीं मानता एक फजूल बात को लेकर। तुम्हारे नजदीक ये फजूल बात मेरे लिए बेहद जरूरी है। मेरा हक है कि मैं ऐसे शख्स से सारी जिंदगी अपनी बेटी का बंधन ना जोड़ूं जिसके जगह जगह ताल्लुक हो, जिसकी सच्चाई सामने आने पर भी रवैया इख्तियार किया जाए। मैं क्या जानता नहीं कि जिन्हें हराम की आदत हो वो हलाल पर इत्तफा नहीं करना चाहते, वो भी इस सूरत जब ढील फूक दी जा रही हो। वो एक मर्द है। आपकी तसल्ली अगर एतराज से ही होती है तो मैं मान लेता हूँ। मर्दों से गलतियां हुआ ही करती हैं, लेकिन इन गलतियों को दुनिया ने कब देखा? हाकिम ने अब असली बात पटारी से निकाल ही ली, जिसकी वजह से शायद वो पुरसुकून था। मौलवी हयात इस बात की तोक़ा कम अज कम हाकिम से नहीं कर रहे थे। दुनिया के पास दोगलापन हो सकता है, वो मुनाफिकत भी कर सकती है, मगर इन गलतियों को उस जात ने जरूर देखा जिसकी नजर में सब बराबर है। वो हरगिज़ राइट नहीं देगा कि मर्द को किसी भी गुनाह की छूट मिले। तुम जा सकते हो हाकिम। अब्बा ने गुस्से और रंज को छुपाने के लिए फेर लिया, लेकिन वो हाकिम था। वो चुप जाने के लिए नहीं आया था। अपनी बेटी के बारे में क्या राय है? क्या कहा? सारे पर जैसे झड़ी गुमा पुरसुकून तारीफ कर दिया गया। सारे परिंदे दम हार कर उन्हें देखने लगे थे। हाकिम के अल्फाज और उस पर अंदाज शकीला को लगा कदमों के नीचे जमीन हिली है।
जमीन को लगा मौलवी हयात का वजूद हिला है। जवानी में किसी से भी गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कहना चाहता, मगर मैं मजबूर हो गया हूँ। माफ कीजिएगा, अगर आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो तो। संगीन अल्फाज के पत्थर रेशमी मुहज़्ज़ब लहजे में लपेट कर पर कैसे मार दिया जाता है। हाकिम को ये गुर अच्छी तरह आता था। शकीला पूरी तरह सुन पड़ गई थी। हाकिम, अब्बा की समातों को मजरू करती आवाज गूंजी तो फिजा में फिरफिराहट हुई थी। एक फिरफिराहट शकीला के अंदर भी हुई। इस पर लर्जिश तारी हो गई थी। हाथ बेख्तियार दिल पर जाकर जम गए। जिस तरह आपको तकलीफ हुई इसी तरह मुझे भी हुई, लेकिन ये भी सच अपनी जगह कायम है। मैंने भी खुद देखा है। क्या ये सवाल अब आप भी कर सकेंगे? हाकिम को सुकून सा मिल गया था। चेहरे पर लुत्फ अंदोज होते तासुरात थे। निशाना ऐन मुकाम पर जाकर लगा था, हालांकि वो तो दिल पर जाकर गिरा था। बहुत मुश्किल होता है, आप ये कभी नहीं करेंगे। हालांकि आपकी गैर मौजूदगी में जैसे मैंने दस्तगीर को देखा था। देखिए, मैं कुछ नहीं कह रहा। आंखों देखा और कानों सुना अक्सर सच नहीं होता। मैं कुछ नहीं कह रहा। इसी तरह आप भी लोगों की बातों पर कान ना धरें। मेरी मासूम बेटियों पर इतनी घटिया बात करने की हिम्मत कैसे की तुमने? तुम्हारी जुबान से एक और लफ्ज निकले इससे पहले उठकर चले जाओ यहाँ से। वो बुरी तरह कांप रहे थे, जैसे लाकर वजूद शदीद तूफान की जद में आ गया हो। शकीला का दिल चाहा भागकर अब्बा से लिपट जाए। उसके आंसू पलकें तोड़कर रुखसारों पर करवटें लेते थोड़ी से लड़कने लगे। मौलवी चचा, जिस तरह मैंने नजरअंदाज किया है इसी तरह आप भी जर्फ बुलंद कीजिए। क्या आपको नहीं पता कि दस्तगीर के बार बार यहाँ चक्कर क्यों लगते हैं? दस्तगीर? शकीला को झटका लगा। मजीद बर्दाश्त करना दुश्वार हो गया था। वो चौखट छोड़कर तेजी से बाहर निकली। यह बात मैंने ताजवर से भी की, उसने मानने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है उसका झुकाव शकीला की तरफ है। खैर, मैं सद्दाम भाई को जल्द राजी कर दूंगा शादी के लिए। इस उम्र में वैसे भी तुम हाकिम, ये तुम नहीं हो। तुम्हारे मुंह से ऐसे गलीज बात, उनके मुंह से टूटते जुमले और आंखों में छाता अंधेरा। चुप कर दे हाकिम भाई, शकीला ने करीब जाकर जख्मी लहजे में उसकी बात काटी थी। अब्बा के चेहरे पर रेत उड़ा रही थी। वो कुछ बोलने की कोशिश में बार बार हकलाते थे, मगर आवाज नहीं निकलती थी। शकीला की हालत कैर होने लगी। आंसुओं में शिद्दत आ गई थी। तुम बीच में मत पड़ो। हाकिम की पेशानी पर सिलवटें पड़ गई, जबकि वो कुछ नहीं देख पा रही थी। इससे पहले कि मैं कोई बदतमीजी कर बैठूं, आप जाएं खुदा के लिए। उसने दोनों हाथ आगे जोड़ दिए। मेरी पाकीज़गी की सनद कोई आपसे लेने नहीं आएगा, सुना आपने? मेरे मुंह मत लगो शकीला। मैं जिससे बात करना चाहता हूँ कोई दूसरा बीच में आए, मैं हरगिज़ गवारा नहीं करता। उसके लहजे में नहायत करवाहट घुलती जा रही थी। ये तो मेरे भाई का एहसान। इसकी बात पहले ही शकीला ने मुकम्मल होने से रोक दी। नहीं करनी। मुझे कोई शादी नहीं सजाना है आपके भाई से मिला आजाद माथे पर। आप जाते क्यों नहीं हैं? अब्बा, अब्बा आप ठीक है ना? वो हाकिम पर चीख कर अब्बा को संभालने के लिए झुकी थी। आंसुओं की लड़ियां दीवानावार गालों पर फिसलती जा रही थी। अब्बा ने दोनों मुट्ठियों से चारपाई की पट्टियां जकड़ रखी थी। हाकिम का चेहरा शकीला की हिम्मत पर सुरख पड़ चुका था। इससे कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए। अब्बा बदबख्त बोल पाए। आप इतनी गंदगी ज़हनियत के मालिक हो सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती। दस्तगीर आप लोगों से 1000 दर्जे बेहतर है। कम अज कम उसकी आंखें लिहाज और शर्म के पानियों से तर है। मैं खुद इनकार कर रही हूँ आपके मुंह पर। मुझे जैसी लड़की तो वैसे भी आप जैसे ऊंचे लोगों के काबिल नहीं है। हाकिम जबरा बिंचे उसे कहर बरसाती नजरों से देख रहा था, जो पहली बार इतनी बेखौफी से उसके मुंह पर बोलती जा रही थी। हाकिम की पेशानी दहक उठी तो वो भी झटके से खड़ा हुआ और उंगली उठाकर उसकी तरफ इशारा किया। तुम उसके लिए बहुत पछताओगी। इस तौहीन को मैं नहीं भूलूंगा। जाए यहाँ से। वो बगैर असर के उसी जुनूनी अंदाज में चलाई। खौफ जितना ताकतवर होता है, खत्म होने में उतना ही लम्हा लगाता है। वो आपे में नहीं लग रही थी। हाकिम लंबे लंबे डग भरता हुआ चौखट अबूर कर गया तो शकीला घुटनों के बल अब्बा के सामने बैठ गई। अब्बा, क्या हो रहा है? संभाले खुद को। उनकी बातों पर मत सोचें। माँ, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए।
वो अब्बा का तार चेहरा हाथों के प्याले में लेकर पूछने लगी। दिल चाहा उनके झुर्रियों ज़दा दुनिया जहां के सबसे ज्यादा प्यारे चेहरे से आंसू के मोती चुन ले, जो न जाने कैसी अजियत लेकर बह रहे थे। अब्बा कुछ बोलिए, मेरा दिल बैठ रहा है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? शकीला, उन्होंने उसके हाथ पर अपना ठंडा हाथ रखकर उसे तसल्ली दी, मगर उसके हाथ पांव फूल रहे थे। मैं खाला को बुलाती हूँ, दस्तगीर से डॉक्टर बुलवा लेती हूँ। अब्बा, आप ठीक नहीं हैं, वो आंसू पूछती अंदर भागी। मौलवी फैयाज ढह गए थे, वो शकीला को रोकना चाहते थे। वो ठीक है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी सी बात कहने के लिए भी उन्हें बहुत ताकत की जरूरत थी। सारी हिम्मत जैसे किसी ने एक झटके में निचोड़ ली थी। चारपाई पर कमर टिकाए उनकी खाली निगाहें नीले आसमान का खींचने हो रही थी। उनके चलते दिल और जागते दिमाग पर बस एक ही नाम की बात गश्त बार बार गूंजती जा रही थी। एक ही बत्ती रोशन हो रही थी, दस्तगीर के नाम की। कितने परिंदे उन्हें अफसुर्दगी से देख रहे थे। काश के उदासी के बीच तो पड़ होते, जो रूह के फोक्स से निकाल कर खुली फिजाओं में उड़ा दी जाती, हटा दी जाती। आह, सीमी सरापा हैरत थी, और खुशी अगर कहीं थी तो वो फुलझड़ियों की सूरत एक एक करके शुमाइला के हसीन चेहरे पर फूटती ताबनाकी जाहिर करती जा रही थी। सीमी ने एक सानिये को सारे मामले पर नजर दौड़ाई और उसे लगा वो शुमाइला की खुशी जानने से कासिर है। शुमाइला, जिसे सीमी का होंपन मजीद मजीद हंसा हंसा कर मरने के करीब कर रहा था। शुमाइला, अगले 1 मिनट में तुमने इस तूफान बदतमीजी पर कंट्रोल ना किया तो मैं यहाँ से पूछ कर जाऊंगी, और तुम अच्छी तरह जानती हो मैं ये जरूर करूंगी। सीमी ने जब्त से कड़ी बर्दाश्त के बाद गहरी संजीदगी से शहद रंग आंखों में झांकते हुए उंगली लहराई, तो शुमाइला ने पहले होंठ खींचे, फिर कोशिश करके खुद को समेटा। इस कोशिश में उसकी बतीसी को फिर से हवा खाने की सूझने लगी। यार सीरियसली, ये खिजर है यहाँ, मतलब हमारे गांव का? तुम उसे क्यों नहीं जानती? क्योंकि सीमी ने सख्त बात करने से खुद को रोकते हुए दांत पीसे, क्योंकि वो कोई शहजादा गुलफाम नहीं है कि जगह जगह उसके ढंढोरे हों, उसके नाम के डंके बजाए गए हों और लोग उसके पैरों में खुद को बिछाते हों कि आइए लैंडलॉर्ड साहिब ने अपने पैरों से हमारा कीमा कीजिए। यही नहीं, अगर मुमकिन हो तो अपनी मुबारक सूरत का सबसे ऊंचे दरख्त पर चढ़कर पूरी बस्ती को दीदार करा दीजिए। कोई भी जानदार इस अशरफ को हासिल करने से चौंक न जाए, है ना शुमाइला? इस सारी बकवास का मतलब शुमाइला ने बुरी तरह घूरा। वही मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि इस सब का मतलब तुम्हारी खुशी मेरी समझ से बालातर है। खुशी? कौन सी खुशी? वो मासूम बनकर बोली। देखो, मैं खुश तो नहीं हूँ, ये तो हैरत है, खुशगवार हैरत। मैं हैरान हूँ जिस शख्स से मैं शहर में मिली और जिससे मिलने का दोबारा कोई चांस नहीं था, वो हमारा हमसाया है। हाँ हाँ हाँ, उसने ढूंढ भी लिया। कितना हैरान तुम है। हंसी ने एक बार फिर उसके लबों को छू लिया, वो दोनों सहन में थी और शुमाइला लकड़ी के झूले पर बैठ गई। सीने बाजू सीने पर लपेटे उसे गहरी निगाहों से देख रही थी। तुम्हारे लिए बस यही हैरान कौन है? मुझे तो ये हैरत हो रही है कि वो अब क्यों मिलना चाहता है, क्योंकि वो मेरा फैन है, शुमाइला बहादुर खान का फैन। तुमने सुना नहीं कि शुमाइला के लिखे नॉवेल्स उसे किस कदर पसंद हैं? देखो हमारी शोहरत, एक तुम ही कदर नहीं करती। शुमाइला इतरा कर बोली। बुरी आंखों में शोखी उतर आई थी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि एक लड़की से मुलाकात की दरख्वास्त कर लो। मुझे तो ये बंदा ठीक ही नहीं लग रहा। टीवी ने साफ साफ अपने राय से आगाह किया। उसके लहजे में कतियत थी। शुमाइला ने अपनी पेशानी पर तिगुरियां बनाई। जी नहीं, वो एक अच्छा खासा चार्मिंग और डिसेंट लड़का लग रहा था। अपने अल्फाज भी दुरुस्त करो, एक लड़की से नहीं, आज की मशहूर राइटर से। और अब भी देखो कितनी आदती और मुहज़्ज़ब अल्फाज में दरख्वास्त कर रहा है। तुम खौफा ऐसी राय कायम मत करो। शुमाइला ने शरारत से हंसी छिपाते हुए लफ्जों पर जोर देकर जवाब दिया। वो सीमी को तंग कर रही थी और सीमी उसकी मजाक की आदत से वाकिफ थी। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ शुमाइला, तुम्हें भी उसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। उसे
उसे मालूम ही होगा कि गांव की लड़कियों को यूं मुंह खोल कर मिलने का नहीं कहा जाता और ना वो अनजान लड़कों से मिलती हैं। ये बहुत मायूब है। फिर भी उसके चेहरे पर तनाव आ गया। पेशानी शिकन आलूदा, माइला की बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। रिलैक्स सिमी, मैं उसे माल में अकेली ही मिली थी और बात भी की थी और अब तो उसे हमारी हवेली का भी इल्म हो गया है। उसने यकीनन अंदाजा कर लिया होगा कि मैं आम बस्ती के लोगों वाली सोच नहीं रखती होंगी जो किसी के मुखातिब करने पर भाग खड़ी हो। यानी महज बात करना मेरे लिए मसला नहीं होगा। वैसे भी मैं उसे थोड़ा बहुत जानती भी हूँ। तो बस, शुमाइला आहिस्ता आहिस्ता झूला झूलती लुत्फ अंदोज होते हुए खिजर की साइड ले रही थी। बालों की चोटी बनाए दुपट्टा शाने पर खिलाए, हल्के रंगों के आरामदेह कपड़ों में वो अपनी खालिस मुस्कान के साथ हमेशा से ज्यादा प्यारी लग रही थी। अच्छा, एक दफा का जिक्र है कि तुम बेखबरी में अपना पर्स शहर वाले घर भूल कर चल दी। शॉपिंग मॉल में अचानक तुम पर आश्कार हुआ कि तुम अपने साथ बेवकूफी कर चुकी हो। अब सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे में अचानक एक शख्स आकर तुम्हारी मदद करता है और तुम उसकी मशहूर हो जाती हो। फिर वो अपनी राह, तुम अपने रास्ते। सिमी ने एक सांस में शुमाइला की बयान करता और तमाम कहानी सुना दी तो शुमाइला ने उसकी पटर पटर चलती जुबान पर धूमें इकट्ठी करके तीखी निगाहों से देखा। अब इस सब का मतलब यही कि कितना तुम उसे जानती हो, कितना थोड़ा और कितना बहुत। बस करो सिमी, मुझे तुम्हारी बातें अब बोर कर रही हैं। बेहतर है मैं जा रही हूँ। वो सचमुच जाने के लिए मुड़ी। अरे रुको, शुमाइला ने झपट कर उसे बाजू से दबोचा। आखिर तुम्हें गुस्सा किस बात पर आ रहा है? किसी बात पर नहीं, मैं सिर्फ हकायक बयान कर रही हूँ। अब छोड़ो इस फजूल बहस को। उसने बात समेट दी। उसकी ये कोशिश मैं बेमरवती की नजर तो नहीं कर सकती। इखलाकियात निभाना मुझे भी आता है और मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने उसके उधार चुकाने की बात भी की थी। और अब जब मौका मिला तो उसके चेहरे पर जताने वाले तासुरात थे। सिमी ने हाथ उठा दिए। आप खुद मुख्तार हैं मैडम, जो चाहे कर सकते हैं। अब भी कर लें, मैं तो चलती हूँ। उसके उठ खड़े होने पर शुमाइला ने बेचैनी से हाथ थाम लिया। हाँ यार, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं कुछ कैसे कर सकती हूँ? तुम मुझे कश्मकश में छोड़कर चली जाओगी। वो खफा हुई तो सिमी को घूरते हुए बैठना पड़ा। बताओ अब काम की बात। अच्छा, फिर काम की बात ये है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। माइला ने इत्मीनान से सब खुशाई की। वो भी तुम्हारे साथ। मजीद इजाफा करते हुए उसने हकीकतन उसके सर पर बम फोड़ दिया। सिमी अपनी जगह से उछल पड़ी। क्या? हाँ, वो उसी सुकून से बोली जो सिमी को आग लग गई। हाँ, वो उसी सुकून से बोली जो सिमी को आग लगा गई। दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा लड़की? ये तुम किस चक्कर में पड़ रही हो? माउथ खोते जहन के साथ तो दांत कुचकुचा कर बोली। शुमाइला की बात ऐसी शदीद थी कि उसे खड़े खड़े ठंडे पसीने आने लगे, ऐसे जैसे किधर सचमुच उसके सामने आ गया हो। मेरा दिमाग सिर्फ तुम खराब करती हो। वो बुरा मान गई। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैंने उससे कहा था मेरे ऊपर उसकी मदद कर्ज रहेगी। अब उसने अपने किसी काम को लेकर मुझसे मिलने की ख्वाहिश की है तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात मुझे नजर नहीं आ रही। अब मैं नखरे करती अच्छी लगूंगी? नखरे नहीं, उसे मजबूरी कहो। तुम्हें बहादुर चचा खुशी खुशी इजाजत दे देंगे? सिमी ने उसे चैलेंज करती नजरों से देखा। उन्हें कौन बताएगा? वो बेसाख्ता हंसी। फिर ये कैसे मुमकिन है? सिमी ने अब की बार नहायत ज़दा लहजे में दरियाफ्त किया। सूरज की किरणों में सुर्खी गहरी होती जा रही थी और बात खत्म किए बगैर वो जा भी नहीं सकती थी। बाबा और अम्मा ने उसे संडे शहर जाना है फुफ्फू की इजाजत के लिए और शमरेज भी लेकर जाएगा। ये मौका बहुत अच्छा रहेगा। मैं उसे यहीं बुला लूंगी बैठक पर। वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच चुकी थी। सिमी को उसके इरादों से खौफ आया। नहीं नहीं शुमाइला, वो घबरा कर फिर खड़ी हो गई। पहले अच्छी तरह सोच लो, मुझे तो घबराहट होने लगी है। बाद में किसी बात का जिम्मेदार मुझे मत ठहराना। उसके चेहरे पर फिक्र की बारीक परछाइयां थी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तुम जब अपनी मनमानियां करती हो तब सोचती हो क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि पहले भी कुछ नहीं हुआ था जब तुमने छुप कर कुछ किया? शुमाइला ने उसे याद दिलाया। यार फिर भी
वो मुतमिन नहीं थी, बेचारगी से बोली, ओहो, मैं हूं ना, तुम क्यों फिक्र करती हो? वो लापरवाह थी। लेकिन मैं बहरहाल तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, कुछ भी कर लो। सिमी कतिया से कहकर उठ खड़ी हुई, लहजा अटल था, ठोस बेलज्जा। ठीक है, तुम मत आना अंदर, तुम बाहर चौकीदारी करते रहना, शुमाइला ने जलकर कहा और मुंह फुलाकर तेज से झूला झूलने लगी। सिमी को बेख्तियार जोर से हंसी आई, मगर वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए कहका रोकती तेजी से वहां से हट गई। शिकस्त खोरदा सुनहरी किरणों का दम अंधेरे का बादशाह आहिस्तगी से घोटने लगा था। कुछ ही देर में यह सुलगता गोला तारीकी की ठंडी झील में गोतादन हो जाता। मौसम खुशगवार हो रहा था और ऐसे में देखा गया कि रंगों में धनक के साथ रंग, लेकिन ख्यालों के ताने बाने बुनती शुमाइला के चेहरे पर आठवें रंग का छींटा पड़ रहा था। और ये आठवां रंग वो जिंदगी में पहली बार कोई छुप कर काम करने जा रही थी। उस पर उसका दिल ही कह रहा था कि उसे ये करना चाहिए, ना जाने क्यों हवा को सुन घुन लेने की आदत थी। ठटकी, क्या ये किसी नए किरदार की आमद है? चांद छूने लपकता चकोर चलाया, शायद कोई नया बाप कैद हुआ चाहता है। फिजा ने भी अपने पहलू पर हलचल महसूस की। प्रेम का पिया हम ख्याल बनते कूदा, वाकई नहीं, रुको, लेकिन क्यों? फिर वक्त ने लाड से अपने गाल मीचे और जरा ठहर कर ठोरी के नीचे मुट्ठी टका कर अजब सूफियाना ढब अपनाया। हाँ, शहजादी को नमकीन पानियों के सफर पर ले जाने। उसके पैरों के नीचे अंगारे दहक रहे थे, जमीन के सीने पर अलाव खुल गया था। वो जमीन को अपने पैरों तले रोंदता कुचलता इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि 2 लम्हों में गली का फासला पाटा और तीसरे लम्हे के इख्तिताम पर फाटक तोड़ देने वाले अंदाज में घर में घुस गया था। ताजवर बेहद थके हारे अंदाज में खुश्क बर्तनों का ढेर उठा उठाकर अलमारी में तरतीब से रखती जा रही थी। अचानक उठते मुबहम शोर पर चौंकी। उसकी सास को शायद उसकी आमद का इंतजार था। न जाने कौन से जमाने की सारी क्रॉकरी निकाल कर उसके सामने ढेर कर दी थी। उसे स्याह पड़ते स्टील और सिल्वर के बर्तनों को रगड़ रगड़ कर चमका दे। ताजवर अभी बाहर भी नहीं निकली थी कि हाकिम तीर की उसके पहुंचा और जंगली चील की तरह झपटा था। मुझे लगा था तुम्हारे अब्बा की नीयत में फतूर आ गया है, लेकिन यहाँ तो तुम्हारी बहन के भी पर निकल आए हैं। तुम उस दिन चुपचाप घर से निकल आती तो आज मुझे भी जलील ना किया गया होता। सच कहते हैं कि बीवी चाहे शोहर की इज्जत बनाए, चाहे तो खराब कर दे। क्या हुआ है? वो हरासा होकर शोहर को देखने लगी, जो लाल अंगारा आंखों से कफ उड़ा रहा था। ताजवर के दोनों कंधों पर जमाकर हाथ रखे। तुम्हारे अब्बा तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं और बाकी काम तुम्हारी चहेती बहन ने कर दिया है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे दस्तगीर से इतनी नफरत महसूस हो रही है कि मेरा दिल चाह रहा है उसे जाकर कत्ल कर दूं। हाकिम, हमारी खाला का एक ही बेटा है, इससे आपको क्यों दुश्मनी हो रही है? ताजवर ने उस पर कुछ जताने वाले अंदाज में कहा, जो कुछ सुनने को तैयार नहीं था, सिर्फ सुनाना चाहता था। ये तुम अपनी बहन से जाकर पूछना कि मेरी क्या दुश्मनी है। उसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है। ताजवर तेज तेज लहजे में कहते उसने एकदम रुक कर उसकी आंखों में झांका। तुम किसकी तरफ हो, मेरी तरफ या अपने अब्बा की? ताजवर इस अजीब सवाल पर कुछ बोल नहीं सकी, खाली खाली आंखों से हाकिम को देख कर रह गई। देखिए, मेरे लिए आप दोनों ही जरूरी हैं, मैं किसी एक तरफ कैसे हो सकती हूँ? उसके लहजे में इल्तिजा बोलने लगी। हाकिम तो आंखों ही आंखों में एक्सरे करता था। मैंने पूछा, तुम किसका साथ दोगी? उसके गुस्से का गिराफ भरने लगा। ताजवर ने खुद पर जब्त किया। हाकिम, ये कैसी जिद? बेबसी से कहते उसने हाकिम को देखा, जिसकी निगाहें सख्ती से उस पर जमी हुई थी।
اور سماعتیں جواب سننے کی منتظر تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ میں آپ ہی کے ساتھ ہوں، جیسا آپ کہیں گے ویسا کروں گی۔ آپ ابا کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں، میں تو ہوں نا آپ کی طرف۔ شاباش، ایک فرما بردار بیوی کا جواب یہی ہونا چاہیے۔ تمہارے باپ نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت نہیں مانیں گے، لیکن میری بھی اب ضد بن گئی ہے۔ یہاں غیرت کا مسئلہ ہے۔ میرے دشمن خوش ہو جائیں گے اگر تمہارے ابا نے تمہاری بہن کی شادی دوسری جگہ کی۔ تم جا کر انہیں اب راضی کرو گی۔ اب آپ ابا کی طرف گئے تھے؟ وہ ایک دم پریشان ہو اٹھی۔ حاکم کا اتنا غصہ، وہاں کیا ہوا تھا؟ اور ابا؟ ہاں گیا تھا، اب دوبارہ وہاں جانا ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ۔ تم میری طرف ہو تو تمہیں ثابت بھی کرنا ہوگا۔ تمہاری بہن ہے نا، وہ تو ضرور مان جائے گی۔ ایک بار ہاں ہو جائے پھر میں دیکھ لوں گا سب کو۔ اس نے کہہ کر کندھا چھوڑ دیا۔ شاید وہ مطمئن ہو گیا تھا تاجور ہی تو کر لے گی، یہ دیکھے بنا کہ وہ کسی غیر کے لیے نہیں، تاجور کی سگی بہن کے لیے بات کر رہا تھا، جو جیتا جاگتا انسان تھی، ضدیاں غیرت میں استعمال ہونے والی بے جان اشیاء نہیں۔ اس کی سوئی ابا کے ذکر پر اٹکی تھی۔ ابا؟ ابا کو کچھ کہا آپ نے؟ ابا ٹھیک تو تھے نا؟ اس نے بڑی ہمت و آس سے حاکم سے پوچھا۔ دل کی بے ترتیب دھڑکن کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ تمہارے ابا؟ کچھ ہو سکتا ہے انہیں؟ وہ زہر خوند لہجے میں کہہ کر باہر نکلا تو تاجور اس کی پشت کو تکتی بے اختیار باہر تک چلی آئی تھی۔ حاکم کی کیفیت بتاتی تھی ایک سرد جنگ کا سامنا کر کے آ رہا تھا، شاید ختم کر کے یا پھر شروع۔ ابا آپ کیسے ہیں؟ ہمکتے دل کے ساتھ اس نے ابا کے لیے سوال بھیجا اور گیلی آنکھوں سے اچھا سا جواب تلاشنے کے لیے سرگرداں ہو گئی۔ دل چاہا جھانک کر ابا کو سفید پوشاک میں سکون سے بیٹھا دیکھ آئے، مگر حاکم کے مزاج سے وہ واقف تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، یہ کس مشکل میں میری زندگی دوچار ہونے جا رہی ہے۔ وہ خود کو بے دست و پا محسوس کر رہی تھی۔ اس سمے اسے اپنا وجود کسی بلند اندھیرے قلعے کے گھٹن زدہ ماحول کا قیدی محسوس ہو رہا تھا، جسے بے کنار الجھی گلیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو۔ اندھیرے کی اس شہزادی کا وجود بہت جلد چکی کے دو پارٹوں کے بیچ آنے والا تھا۔ محبت کیا ہے سمی؟ ثانیہ نے چند لمحے خلا میں گھورنے کے بعد کھوئے کھوئے سے لہجے میں قریب بیٹھی بہن سے استفسار کیا تو سیمی کا منہ جاتا ہاتھ ٹھٹک گیا۔ اس نے بھی لختہ بھر کو ثانیہ کے سوال پر غور کیا اور سر جھٹک کر سادگی سے جواب دیا۔ ماں، محبت کو میں نے ماں کے روپ میں مکمل دیکھا ہے۔ اوہو، میں تھوڑی سی الگ محبت کا ذکر کر رہی ہوں۔ اس کی تشفی نہیں ہو پائی تھی۔ کون سی تھوڑی الگ محبت؟ سیمی نے گھور کر پوچھا، جیسا کہ وہ درویشانہ انداز میں پرسوچ لہجہ اپنا کر بولی، جیسا کہ بریانی کی پلیٹ میں رکھی اپنے حصے کی بوٹی کسی دوسرے کے حصے کے لیے چھوڑ دینا محبت کا کتنا عظیم درجہ ہے نا؟ کیا؟ سیمی نے منہ بگاڑ کر آنکھیں پھاڑ کر اس بیوقوف کو دیکھا، پھر نیچے رکھی پلیٹ میں بریانی تھی اور سیمی کی سائیڈ پر لیگ پیس موجود تھے۔ ثانیہ نے یقیناً اسی پر نظر جما کر یہ نادر و نایاب ارشاد برآمد کیا تھا۔ سیمی نے تل ملا کر چمچ پلیٹ میں رکھا اور ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تم ہی کھاؤ، میرے کہیں پیٹ میں درد نہ ہو جائے۔ اللہ ایسی ندیدی بہن سے پناہ دے۔ ثانیہ کی طرف سے ایک جاندار ہنسی کا شور سنائی دیا تھا اور وہ کھلکھلاتی چلی گئی۔ ارے میں نے تو صرف مثال دی تھی، اب میں کیا کروں کہ دماغ میں جو چیز آ گئی۔ ویسے بھی پریوں کی کہانیوں میں شہزادوں کے لیے کتنی ہی پریاں اپنے کھانے قربان کرتی رہی ہیں۔ محبت کی یہ قسم تم کیا جانو؟ مجھے جاننا بھی نہیں ہے۔ مظلوم بھوکی پڑی، میں ایسی کسی محبت کو نہیں مانتی۔ میں تو یہ کھانے قربان کرنے والی بات بھی تم سے سن رہی ہوں۔ سیمی نے پانی کا گلاس ثانیہ کے قریب رکھا اور سکون سے جواب دیا۔
ताई जी बच्चियों के साथ कहीं गई हुई थी, इसलिए फिलहाल सुकून था। फिर भी बेशक तुम बोटी खुद खा लो, मगर शहजादों के किस्सों से तो इनकार मत करो। सानिया ने एक बार फिर छेड़ा। अपनी शौक तबीयत से वो किसी को भी हंसा सकती थी। शुमाइला ने बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद अपने हाथों से तैयार करदा बिरयानी अब्बा के हाथ भिजवाई थी। सानिया उसी से इंसाफ कर रही थी। परियों की कहानियों में शहजादे ज्यादा देव भी होते हैं। अम्मा तक उनकी गुफ्तगू पहुंच रही थी। उन्होंने वही से जवाब दिया तो सानिया ने मुंह खोलकर इस जवाब को मुलाहिजा किया और फिर पानी का घूंट निगलते हुए राजदारी से सीमी की तरफ झुकी। तुमने सुना अम्मा की बात? कहीं ये भी किसी से मोहब्बत तो नहीं करती थी? उसने मशकूक अंदाज में सरगोशी की तो सीमी ने झांपड़ रसीद किया। फजूल बातें सोचना छोड़ दो सानी, दिमाग को जंग लग जाता है। इसमें क्या फजूल है? उनका जवाब बड़ी गहराई लिए हुए है। मेरे जहन में एक ख्याल कयाम फरमाने अभी अभी आया है। उसने मासूमियत से सीमी की तरफ देखा। अब देखो मैं अम्मा से ये सच्चाई कैसे उगलवाती हूँ। वो आस्तीने चढ़ाकर पूरी दिलजमी से बोली तो सीमी भी लबों पर उमड़ने वाली हंसी पर बंद नहीं बांध सकी थी। वालिदा मोहतरमा, एक बात का जवाब अनायत फरमाएं, क्या आपने कभी मोहब्बत की है? उसने बड़े एतमाद से पूछा, मगर अम्मा ने जो निगाह उठाकर उस पर डाली, सानिया फौरन घड़बड़ा गई। अम्मा ने जुबान से कुछ नहीं कहा था, मगर उनकी एक नजर ही सानिया बीबी को औकात में ले गई। नहीं नहीं, मैं समझ गई, आपको भला कैसे मोहब्बत हो सकती है? इतना तो मैं जानती हूँ, आपके जमाने में मोहब्बत कहाँ होती होगी। उसने दोनों होंठों को फैला फैलाकर अपनी बात की खुद नफी की और मासूम नजर आने लगी। अम्मा ने उसकी बात पर कोई तबसरा करने की बजाय यक लफ्जी जवाब दिया। हाँ। सानिया का यक बैक सर घूमा। हाँ मतलब? नहीं मतलब आपको हुई थी मोहब्बत? उसकी आंखें फैल चुकी थी और फंसी फंसी आवाज ने बेयकीनी का इजहार किया। उसे उस जवाब की तवक्का नहीं थी। हाँ, मोहब्बतें क्या जमाने की मोहताज होती हैं? अम्मा ने जताने वाला लहजा अपनाकर 2 कदम आगे बढ़ाए। सानिया सटपटाकर 2 कदम पीछे गई। क्या खबर, झांपड़ रसीद कर दें? या फिर उसका दिल धक धक करने लगा। किससे वालिदा हजूर? वो हिम्मत करके आज ये राज उगलवा लेना चाहती थी। देखिए, अगर आपने अब्बा का कहना है तो वो मैं जानती हूँ और अब्बी से कह दें। उसने हाथ खड़ा करके हफाजती इकदाम। नहीं, तुम्हारे अब्बा से नहीं। अम्मा इसी पुर इसरार लहजे में बोलती थोड़ा और करीब आई। सानिया की चीख निकल गई। आप तो फिर किससे? क्या अब्बा जानते हैं ये बात? सानिया की हालत गैर होने लगी। ये कब और कैसे? अम्मा ऐसी लगती तो नहीं है। उफ, ऐसी मतलब मोहब्बत करने और छुपाने वाली नहीं। तुम्हारे अब्बा ये नहीं जानते। अम्मा के लबों पर मुस्कुराहट चमकी थी। मैंने उन्हें कभी बताया ही नहीं, हमेशा अपने दिल में रखा। अम्मा देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे अब्बा के साथ ज्यादती है और मैं अपने अब्बा से बहुत मोहब्बत करती हूँ। हाँ, अब वो लड़ने के लिए तैयार हो गई। मैंने तुम्हें रोका तो नहीं है, इसलिए मेरी मोहब्बत पर भी मुझे कोई रोक नहीं सका। अम्मा फिर से मुस्कुराई थी। या अल्लाह, ऐसी मुस्कान और ये गुफ्तगू! सानिया के पेट में मरोड़ उठने लगे। कौन है वो? उसने ड्रामाई अंदाज में पूछा। जो अल्फाज ऐसे मौकों पर बोले जाते हैं, दिल में तरह तरह के खदशात जन्म ले रहे थे। वो तुम्हारे अब्बा नहीं। वो अब सानिया के और करीब आई। एक हाथ से सानिया का कंधा थामा, बल्कि वो राजदारी से जरा सा झुकी। सानिया का दिल हलक में आया। मेरे अब्बा हैं, किसी को बताना मत, और राज आश्कार कर दिया। सानिया की दूसरी चीख आजाद हुई और अम्मा धीमे सुरों में खिलखिलाकर हंसती चली गई। क्या? ये क्या बात हुई? उसने भुन्ना कर पांव पटकने और कपकपाते दिल के साथ मुंह बिगाड़ती कमरे में भागी। हंसते हंसते अम्मा की आंखों में पानी आ गया था। हालांकि वो कभी इतना ज्यादा नहीं हंसती थी। अंदर सांस पर काबू पाती सानिया सीमी को कह रही थी, ये अम्मा तो मेरी भी अम्मा है। उफ, क्या सोचा था मैंने कि अम्मा ऐसी लव स्टोरी लिखूंगी, लोग शुमाइला के नाम को भूल जाएंगे, मगर अम्मा ने मेरे नो आमूज ख्यालात पानी फेर कर बहा दिए। बस आंसू बहाने की कसर बाकी रह गई थी।
ख्वाहिश की इस कली पर जो बिन खिले मुरझा गई। सिमी खिलकर हंसी। जानती हो, मुझे अपने घर टीवी देखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि तुम खुद एक चलता फिरता ड्रामा हो। हंसने के बाद उसने ये बात की और जवाबन सानिया की तेज घूरने को महारत से बर्दाश्त किया। दरख्तों के सिरों पर शाम उतरने लगी तो दोनों चादर ओढ़े बातें बिगाड़ती घरों के अकब में चलती दिखाई दी। दूर दूर तक नारंगी रंग दहक रहे थे। दोनों बहनें गुलाब के पौधों को छूते हुए गुजर रही थी। शाम के ढलते बस्ती की नारियां इधर का रुख कम करती थी कि गुलाबों की खुशबू दूर तक फैली रहती थी सवाए इन दोनों के। वो दोनों जैसे डर से आरी लड़कियां थी। सांपों को तो पल भर में मार लें उनके ख्याल में, हालांकि चूहा हमेशा जुल दे जाता था और जिन्नों भूतों की कताहें तो मिसले बहिश्त में कम ही जन्म लेती थी। आज जुमेरात थी। सीधे रास्ते पक्की सोलिंग से जाने पर बस्ती के मर्दों से टकराव ज्यादा होता था, इसलिए वो अकबी रास्ते से अक्सर सबज कच्ची मस्जिद में दिया जलाने जाती थी। आह, क्या खित्ता है हमारा। सुनो सिमी, हम किताबों में अक्सर पहाड़ी इलाकों की बेपनाह खूबसूरती का जिक्र पढ़ती हैं। क्या कहीं हमारे गांव जैसी भी बात होगी जहां गुलाब तो सारा साल खिलता रहता है? ये चहकती आवाज थी, परिंदों के गीतों से भरकर सुरीली। ऐसी आवाज बिलाशुबा सिर्फ उसी की थी, सानिया, जिसका सरापा सफेद चादर में लिपटा था। सफेद रंग उसकी मासूम सूरत को चांदी में ढाल देता था। वो बेखबर हो सकती थी, लेकिन देखने वाले नहीं रह सकते थे। सिमी ने मोहब्बत से छोटी बहन को देखा। मिसले बहिश्त क्या किसी और जगह का नाम है? तो यह खासियत भी सिर्फ उसी को हासिल हो सकती है। सिमी के लहजे में फखर धार आया। हरियाली हर मंजर से आया और ठंडक पैदा कर रही थी। सबज मस्जिद बरगद के करीब दिखाई देती थी और तुम्हारे साथ तो यह मंजर और भी हसीन और मुकम्मल है। मनपसंद लोगों के साथ कोई भी जगह फरत बख्श होती है सानिया। सिमी ने असल बात से आगाह किया और उस पर नजर डाली। दोनों में गहरी मोहब्बत थी। सानिया छोटी थी लेकिन एकदम ऊंची लंबी हो गई थी, सिमी के बराबर जितनी। वो दुबली पतली थी, जबकि उसके बरअक्स सानिया का जिस्म कुछ बड़ा सा था। पुश्त कदरे चौड़ी, एक चांदनी थी और दूसरे में सुनहरापन। अगर वो बेपनाह हसीन नहीं भी थी तो उन्हें हसीन लगना भी नहीं था। वो दोनों बासलाहियत थी और ये खुद बाखुद नजर आता था। और इस मुकम्मल मंजर के लिए जरूरी है कि हम दोनों साथ रहें। लड़कियों की शादियां हो जाएं तो बहनें जुदा हो जाती हैं। तुमने ऐसा किया, तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो खूनख्वार लहजा अपना कर बोली। हाँ हाँ हाँ, वो तो तुम बचपन से पीती आ रही हो। वैसे भी मैंने तुम्हारी शादी के बाद भी इसी घर में रहना है। तुम फिर अपना सोचो, मेरा नहीं। दोनों मस्जिद के करीब पहुंच गई। धूप फीकी पड़ रही थी और एक अंदर तक उतरती ठंडक थी जो कच्ची दीवारों से महसूस होती थी। भूरा पेड़ उन पर साया फिगन हो गया। हाँ, एक ही घर। तो तुम खुश हो सिमी? सानिया ने आज ना जाने किस एहसास में आकर पूछ लिया था। सिमी के ठहराव में कोई फर्क नहीं आया। हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता? शुमाइला आप भी कहती हैं तुम खुश हो। ठीक कहती है वो, सिमी उसी सुकून से बोली। मस्जिद की बैरूनी दीवार के पास बोसीदा स्याह तेल से लिथरे दिए रखे थे। सानिया ने दिया उठाकर हाथ पर रखा तो सिमी तेल डालने लगी। ठीक कहती हैं या नहीं? वो सहेली है तुम्हारी, मैं तो बहन हूँ। मुझे नजर आता है आप शायद राजी हैं, लेकिन खुशी से आपको क्या मतलब है? अल्लाह ताला भी कैसे कैसे दिल कैसी जगहों पर उतार देता है। वो कुछ उदासी से कहकर चुप हो गई। सिमी उसकी बात का मफहूम समझती थी। अगर ऐसा था भी तो बेमैनी और ला हासिल। सरसों के तेल की लहरें दिए के पैंदे को गीला करने लगी थी। मैं मुतमिन हूँ, मेरे दिल में कोई कसक नहीं है सानिया। और अल्लाह ताला जैसा माहौल देता है ना, वैसे माहौल में रहने का सलीका भी देता है। बचपन के रिश्ते तो यूं भी पत्थर पर लकीर होते हैं। पत्थर टूट जाए पर लकीर ना मिटे। अल्लाह पाक पर भरोसा है मुझे, हर जोड़ आसमानों पर बना हुआ है। उसके लहजे में ठहरे पानियों सा सुकून था। सानिया ने लब कुशाई की। कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत सारे अरमान हैं। मेरा दिल चाहता है तुम्हारे लिए तो घोड़े की बाग थामने वाला कोई शहजादा हो। मोइन भाई अजीब मजाज के हैं। मेरा दिल घबराता है कि खुदा ना खास्ता आपकी जिंदगी को समझौते बेरंग कर दें।
अरे सिमी एकदम हंस पड़ी। तुम कब से ये बातें सोचने लगी हो? इतनी बड़ी बातें मत किया करो, समझी? उसने कहते हुए दिए में तेल डालकर माचिस पर जोर से तीली रगड़ी। आग भड़की और शोले आंखों में अक्स की सूरत नजर आए। दिया रोशन हो गया था। और तुम इन बातों पर दिमाग मत उलझाया करो मेरी जान। इंसान धूप छांव से ही होते हैं। हकीकत की दुनिया में रहते हुए शहजादों की आरजू करना बेवकूफी से भरकर कुछ नहीं, अक्सर देव से वास्ता पड़ जाता है। सिमी का लहजा आखिर में शरीर सा हो गया। सानिया ने होंठ फैलाए। अम्मा वाली बातें मत करो, जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। वो एक अलग बात है, मैं अपनी जात से अलग रखती हूँ। हाँ, प्रेम रीत के किरदार जिस गहराई से तुमने जांचे उस पर तो शुमाइला भी हैरान थी। एक तरफ मशहूर और दूसरी तरफ मोहब्बत से इनकारी हो जाती हो। उसने हल्का सा शिकवा किया। सेमी ने हल्का सा मुस्कुराने पर इक्तफा किया और इस बात को नजरअंदाज कर दिया। तुम्हें एक बात बताती हूँ सानिया, मुझे कभी किसी शहजादे की आरजू नहीं रही और ना ही कभी आगे होगी। मैं अपनी दुनिया में रहना चाहती हूँ। ये जो सफेद बाग थामने वाले शहजादे आते हैं ना, वो फिर यही भाग संभालने लेकर दूर चले जाते हैं। मुझे उनसे खौफ आता है, शहजादों से दूर जाने से। मैं तो सिर्फ तुम सब के साथ रहना चाहती हूँ। उनके एक एक लफ्ज में बूंद बूंद सच्चाई थी। सानिया ने चुप रहना तो सीखा नहीं था, चाहे बात कोई सी भी करे। ऐसी बात भी नहीं है, शहजादे कभी कैद नहीं कर लेते। इस बात का भी सीमी जवाब जरूर देती, लेकिन वो दिया रखने अंदर भर चुकी थी। अंदर नीम तारीकी थी जो सुनहरी ताबानी में बदलती चली गई। चारों सिमत सुनहरे रंग बिखरने लगे। दिया अपनी जगह रख कर दोनों ने हाथ चेहरे के आगे कर दिए। वो आदतन दुआ जरूर मांगती थी, ऐ अल्लाह, बेशक तू हिकमत वाला है, हर चीज पर कादिर है और जो कुछ करता है अच्छे के लिए करता है। बस सीमी आपी के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा करना। दुआ करके वो बाहर आई तो रोशनी बेहद कमजोर नजर आती थी। सूरज गरूब हो रहा था। सानिया ने अपने लिए दुआ करने से कबल बहन के लिए दस्त फैलाए थे, और दुआ जिसमें दिल रख दिया गया हो और मकबूलियत की खुशबू को छू आती है, यकीन की लहरों पर सवार छोड़ा गया हो तो हर सूरत अपना आप दिखाती है, सफर करती है। उसकी दुआ भी सच्ची और किसी भी किस्मत की अजलत से पाक थी। बस उसे खबर नहीं थी कि अक्सर औकात सब अच्छा अच्छा होने से पहले बहुत कुछ बुरा हो चुका होता है। इंसान ने बड़े से बड़ा हथियार बना लिया, मगर ना मार सका तो सिर्फ छोटी सी छोटी अना को। उसकी अब तक की जिंदगी में सिर्फ दो मर्दों का गुजर हुआ था, एक अब्बा और दूसरा मजाजी खुदा। वो दोनों में से तराजू के जिस पलड़े पर भी वो तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करती, खला में हर हाल उसे ही लटकना था। बात सिर्फ बात नहीं रही थी, अना पर टिक गई थी। अना जो तोड़ देती है मगर झुकाती नहीं, और ताजवर का इसी तोड़फोड़ की धूल ने सांस लेना महाल कर रखा था। इसी तोड़फोड़ का दीमक दिल पर गिर रहा था और वो इतने से दिनों में खस्ता हाल नजर आ रही थी। घर के तमाम लोग एक सर्द जंग लड़ रहे थे। हाकिम ने दो टोक अल्फाज में समझा दिया था कि उसने हर हाल में अपने अब्बा और शकीला को कायल करना है, वरना फिर हाकिम क्या करेगा, इस पर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ताजवर ने बेचारगी से एक बार फिर कोशिश की कि देखिए, आप बिला वजह गुस्सा कर रहे हैं, इस मामले को ठंडा हो जाने दें, अब्बा से फिर आराम से बात कर लेंगे। इस वक्त तो वो भी गुस्से में होंगे। लोहा गर्म हो तो चोट तब ही लगानी पड़ती है। हम मामला ठंडा होने का इंतजार करें और तुम्हारे अब्बा कोई फैसला कर ही लें बगैर हमें बताए। तो ठीक है ना हाकिम, अब्बा को सोच समझ कर फैसला करने दे। देखिए, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, उन्हें बहुत अजियत मिल रही होगी आपके रवैये से। मुझे पसंद करते तो ये सब ना करते। इस अजियत से बेइज्जत की अजियत ज्यादा होगी जो रिश्ता ना होने पर मुझे झेलने पड़ेगी। वो चिकना खड़ा साबित हो रहा था, कोड़ा पत्थर। लेकिन बस्ती में सिर्फ एक ही लड़की तो नहीं बच गई ना, उसने डरते डरते कहा। किसी तरह उसका ध्यान दूसरी तरफ बटाना चाहा। तुम? हाकिम ने बहुत जबत से उसे देखा। जब वो खामोश मगर सर्द निगाहों से ताजवर को देखता था, उसे खौफ आने लगता था।
आम हालात में अगर वो दुनिया की भी आखिरी लड़की होती तो मुझे चंदा परवाह ना होती, मगर अब बात सिर्फ इतनी नहीं है। वो मनकूहा है सद्दाम की और कोई दूसरा उसे लेकर जा नहीं सकता। चचा इस बात से मुकर नहीं सकते। वो तो बहुत नेक है ना, लेकिन उसका नसीब हम जैसे गुनाहगारों में ही लिखा है। उसने गहरे काटदार लहजे में एक तंजिया निगाह उस पर डाली, जो अब नजरें झुकाए खामोशी से खड़ी थी। उसके सारे दलाइल, सारे जुमले झाग की तरह बुझ गए थे। तुम तैयार रहना, मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ वहां जा रहा हूँ। मुझे बेइज्जत करके निकाला गया, ये तुम पर होगा। तुम मेरी हमायत में बोलकर मेरी कितनी शान बढ़ाती हो, ये भी तंज ही था। ताजवर को नश्तर की तरह चुभा। वो सिर्फ यही चाहता था कि ताजवर कोई बोलने वाली मशीन बन जाए और उसके जहन में लिखी सारी बातें सबक की तरह पढ़कर सुनाती जाए। फिर इस मशीन की काट की जद में आने वाले उसके रिश्ते ही क्यों ना हों, वो सिर्फ हाकिम की बीवी बनकर दिखाए। इस तरह तो कुछ भी सही नहीं हो सकेगा। ये जबरदस्ती के मामले नहीं हैं। वो रोने वाली हो गई, मगर हाकिम उसका जवाब ना दे सका। इसी वक्त बाहर से गाड़ी के हारन की आवाज आई तो हाकिम ने लंबी सांस लेकर चेहरे के नागवार तासुरात मटाए। यह मखसूस हारन उसके दोस्त की कार का होता था, जो उससे मिलने आता रहता या किसी काम से दोनों जाते। ताजवर को बहुत दुख हुआ। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। हाकिम बाहर वालों के लिए खुशगवार नजर आ सकता था, क्या उसके लिए नहीं? अपनी शादी के महज कुछ ही वक्त बाद खाए थप्पड़ ने उससे किसी भी किस्म की अच्छी उम्मीद को कुचल दिया था। फिर भी अपने मतलब के लिए हाकिम का झुकाव उसे मजीद अफसुर्दा कर देता था। सद्दाम भाई के कपड़े नहीं धोए तुमने? नीलम ने आकर पूछा तो वो बेदहानी में बोली, मैंने धोने थे। अगर नहीं धोने थे तो मुझसे कहती, मेरे भाई बोझ नहीं है मुझ पर, कोई एहसान नहीं करना था। तुमने, हद है। ताजो, अब मैं लालो को क्या कहूँ? वो कपड़े मांग रहे हैं। सद्दाम अपने खूह पर रहता था, जहाँ उसने ठेके पर जमीनें ले रखी थी, और जब भी घर आता मैले कपड़े यहीं छोड़ जाता था, और फिर जब धुल जाते तो साथ ले जाता। नीलम की तेज आवाज पर ताजवर जैसे ख्यालों से बाहर आई और जल्दी से वजाहत करने लगी। सुनो सुनो नीलम, मेरा ख्याल कहीं और था। सद्दाम लाला के कपड़े मेरे कमरे में रखे हैं, तुम्हारे भाईजान के कपड़ों के साथ इस्त्री भी कर दिए थे। पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती हो। वो उस पर एक नजर डालती बाहर निकल गई। सहन में से आवाजें बावर्ची खाने तक आ रही थी। सद्दाम के सामने दूध वाली ठंडी समइयों की प्लेट उसकी माँ ने रखी और दबी दबी आवाज में कुछ कहने लगी। कुछ देर वो चुपचाप सुनता रहा। ताजवर बाहर आई तो उसे देखकर माँ को चबा चबा कर सुनाने लगा। अम्मा, कितनी दफा कहूँ कि मेरे सामने इस जिक्र को मत छेड़ा करो। हाकिम तो पागल है, क्या ये इस लायक है कि बार बार मुंह मारा जाए? लेकर बात का पतंगर बना दिया। धीरे बोल, कोई सुन ले तो दुनिया जाए भार में। मैं रखता हूँ जूते की नोक पर। तुम्हारी मर्जी ने ही आज ये दिन दिखाया है। पहले तो अपना तम्मा था, बेटी सर से उतार दी तो अब रंग ही बदल गए हैं। इतने ही कांटे चुभ रहे हैं तो अपनी पारसा बेटी की मस्जिद में कड़ी डाल लें। हर वक्त दिमाग खराब किया हुआ है। उसका चेहरा हजारों जावियों से बिगड़ रहा था। मैंने कह दिया ना कि मुझे शादी नहीं करनी है अभी। बेटियों का बाप होते हुए उन्हें हमारे आगे झुकना चाहिए, मगर वो हैं कि कुछ समझ ही नहीं रहे। मैं कोई गिरा पड़ा शख्स नहीं हूँ कि हाथ फैलाकर मिन्नतें करूँ। पर पुत्र, बात तो गांव में शर्मसारी की है ना। एक बार बात ठहरी हो तो फिर कभी किसी की टूटती हुई देखी? लोग हंसेंगे। आखिर ऐसी क्या बात हुई? हमीदा ने दबी जुबान में उसे समझाया, मगर वो तो ओछे हथकंडे लिए हुए खड़ा रहा। मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं भी ऐसी लड़की लेकर आऊंगा कि सारा गांव देखेगा। ये तो हाकिम है जिसे लोगों की परवाह है, और उसने जिद बांध ली, वरना मैं तो। उसने प्लेट को इतनी बदतमीजी से ठोकर मारी कि वो उड़ती हुई ताजवर के पैरों में लड़कती औंधे मुंह आ पड़ी। उसकी मुंह में रही बात पर ताजवर के अंदर एक उबाल सा उठा, जैसे पेट में गोला सा फट गया हो, जिसकी वजह से उसका सुकून बर्बाद था। अस्तवाजी जिंदगी दांव पर लगी थी और अपने बुजुर्ग बाप के लिए इतनी बातें बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। वो ही कसूरवार होते हुए भी डटाई का मुजाहरा कर रहा था, और वो कसूर ना होते हुए भी मुजरिम बनी हुई थी।
आखिर क्यों? वो अपनी मर्जी से ना जाने क्या क्या बकता झुकता जा रहा था। ताजवर ने उसकी जहर अफसानियों से वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि ये शख्स उसकी बहन के काबिल हरगिज नहीं था। पहली बार उसने जहन के नहा खानों में दस्तगीर के ख्याल को जगा दी। वो उससे हजारों दर्जे बेहतर नहीं था, बल्कि इन दोनों का तो मुआवजा ही मुमकिन नहीं था। एक राजहंसों का जोड़ा खुली फिजाओं में उड़ान भरता हुआ आया और सफेद बादलों के गुबार के पार उतर गया। मौसम खुशगवार हो रहा था। बादलों की सफेदी ने धूप का रंग निचोड़ लिया था और राजहंस के से खिजर ने सर उठाकर बादलों को देखा और फिजा की खुशबू अपने अंदर उतार ली। वो इस वक्त नलके के नट लगा रहा था। हाथों पर धब्बे लगते जा रहे थे, माथे पर बिखरे बेतरतीब बाल और चेहरे पर मामूल से ज्यादा थकन जाहिर थी। वो कुछ देर पहले ही जमीनों से लौटा था और अम्मा जान उसे ये ठीक करने को कहा। वो अभी फारिग नहीं हुआ था कि मोबाइल बज उठा। हेलो, मसरूफ अंदाज में उसने सलाम किया तो दूसरी जानिब से खूबसूरत सी आवाज शाइस्तगी से उभरी। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर खिजर, आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम, जी बिल्कुल ठीक। खिजर ने अगली बात सुनने के लिए ध्यान लगाया। शुमाइला हेयर, शुमाइला बहादुर खान बात कर रही हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और खिजर के हाथों से नट छूट गए। व्हाट? गुंग सा वो ख्वाब किसी बेयकीनी से गोया हुआ। सारी कायनात पल भर में थम गई थी। आप शुमाइला बात कर रही हैं? मुझे यकीन कर लेने दें कि बिला आखिर सब्र आजमा इंतजार के बाद ये मैं आप ही की आवाज सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप यकीन कर लें, ये मैं ही बात कर रही हूँ। और आपने खुद ही कहा था कि ये दुनिया काफी गोल है, इसलिए इतनी बेयकीनी कायम नहीं होनी चाहिए। खिजर को लगा मुस्कुराया गया है। बिला सबब उसकी धड़कन की रफ्तार थोड़ी सी गैर मामूली हुई थी। मैं इस बात पर कायम हूँ और मुझे अच्छी तरह से याद भी है, मगर दिन इतने गुजर गए कि मैं इस तरफ से मायूस ही होने लगा था। वो भी इस मर्तबा खुलकर मुस्कुराया। खुशी उसके बस से बाहर होने लगी थी। मैं माजरत ख्वाह हूँ कि उसकी वजह आपको नजरअंदाज करना नहीं चाहिए था। दरअसल मुझे वो मिला ही कुछ लेट, जो नोट यकीनन आपने लिख कर भेजा था। शुमाइला की बात पर खिजर ने बेसाख्ता कहा। जी जी बिल्कुल, उसे मैंने लिखा है। चेहरे पर हाथ फेरा गया। स्याह तेल के धब्बे हाथों से चेहरे पर उतरकर नक्शो निगार बना गए, मगर उसका ध्यान ही नहीं था। ओके, आपने एक मुलाकात की फरमाइश की थी तो मैं वो पूरी कर सकती हूँ। आप अगर फ्री हों तो इस संडे मेरे घर आ जाइएगा, इंशाल्लाह वहाँ मुलाकात होगी। शुमाइला ने अपनी आवाज हमवार रखते हुए उसे खुशखबरी सुनाई और उसकी बिन देखी खुशी का सोचकर मुस्कुराने लगी। श्योर, मैं आ जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस शुमाइला, उसकी कतई जरूरत नहीं है। फिर बाकी बातें वही होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। राब्ता मुनक़ता हुआ और कायनात के शोरो रवां हो गए। खिजर ने कितनी ही देर रुकती भरती धड़कनों के साथ मोबाइल और उस नंबर पर गौर किया था। माथे पर हाथ रखने के लिए उसने हाथ ऊपर किया तो खराब हाथों का ख्याल आया। फिर यकायक एहसास हुआ कि ये हरकत बेख्याली में वो पहले भी कर चुका है। वो अपनी कैफियत पर हंसा और खिलखिलाता चला गया। शुमाइला ने भी मोबाइल हटाते हुए गहरी सांस ली, लब दबाए। वो पुरएतमाद थी। उसके बावजूद जिस अजीब सी कैफियत का शिकार हो रही थी, वो एक आम सा फोन कॉल वाली हरगिज नहीं थी। शुमाइला बहादुर खान। खिजर ने सरशारी से उसका नाम पुकारा। नाम तो खूबसूरत था, शख्सियत अहम तरीन, और ये जज्बा उसके अंदर दिल के मौसम की खूबसूरती इस लम्हाती एहसास में बाहर के मौसम से दो चंद हो चुकी थी। मौलवी हयात के घर का मुकम्मल वही मंजर था जो आज तक दिखाई देता रहा था। आज सिर्फ अफराद का इजाफा नजर आ रहा था, जिनकी आवाजें पक्षियों की बोलियों के साथ फिजा में गूंज रही थी। शरीं की घनी छांव में तीन लोग आमने सामने बैठे थे। मौलवी खालू के सामने निम्मा निम्मा मुस्कुराता सुलझा हुआ फर्मा ब्रादर बच्चा दस्तगीर, जो बोलता तो जरूरत के तहत, आवाज रखता धीमी, लहजा मुतवाजन। मौलवी साहिब किसी और ही लिहाज से उसे देख रहे थे। एक खाला थी जो नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी। वो इकलौते बेटे की माँ थी। दूसरी औलाद एक बेटी थी। दोनों घर में साथ रहती, मगर खाला बहुत बातूनी थी। कोई इंसान मुयस्सर आ जाता तो फिर उनकी बातें खत्म नहीं होती थी। दरमियान में लकड़ी की मेज पर मिठाई का डिब्बा खुला पड़ा था।
प्लेट में कुछ गुलाब जामुन, कुछ बर्फी के टुकड़े तरतीब से रखे हुए थे। शकीला कहाँ अंदर जा घुसी है? एक तो जब मैं आऊं काम में लग जाती है। अब बताओ भला मैं कोई गैर हूँ कि तकल्लुफ में पड़ जाती है? खाला ने अब्बा से शिकायत की तो बस मुस्कुरा सके। दस्तगीर की निगाहें उसकी तलाश में दरवाजे तक गई और पलट आई। वो उनके आते ही जरा सी देर बाहर आती और कुछ रख कर वापस भागती। उसका दिल चाहा एक बार फिर उसे देखे। अंदर कुछ कर रही होगी, अभी आ जाएगी। वो भी घर में अकेली होगी, इसलिए किसी ना किसी बहाने खुद को मसरूफ रखे रखती है। फिर भी अब तो मैं आई बैठी हूँ और तन्हाई का भी खूब कहा। अरे मैं कितना कहती हूँ मेरे घर आ जाया करे। अब दस्तगीर ज्यादातर घर से बाहर होता है। मैं और बच्ची अकेले ही इतने बड़े वेड़े में तन्हा तन्हा चलते फिरते हैं। पर मजाल है जो शकीला जरूरत के अलावा चल कर आए। वो नाराज होने लगी। दस्तगीर ने मुस्कुराहट छुपाई। मैंने तो उसे कभी नहीं रोका, खुद ही मेरी तन्हाई के ख्याल से कहीं आती जाती नहीं। अब्बा ने उसकी तरफदारी की। बस बहुत शर्मीली है। ताजो आती है ना मौलवी भाई? खाला के सवाल पर अब्बा के चेहरे पर इस्तराब की लहर पैदा हुई थी। जी आती है वो। अब्बा की बात पूरी होने से कबल दरवाजे पर होती आहट वो उसी समत मुतवज्जा हो गए। दरवाजा बंद नहीं किया था, इसलिए दोनों पटवा हुए और आने वालों की सूरतें वाजिया हुई। अरे ताजवर, तुम? बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। खाला पुरजोश हो उठी। चौखट पर ताजवर और हाकिम एक साथ खड़े थे। ताजवर ने खाला को देखने की बजाय उसे ही देखा था। आओ ना, खड़ी क्यों हो? खाला ने फिर पुकारा। हाकिम की बुड़बुड़ाहट उसने वाजिया सुनी। ये यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है? हाकिम की निगाहें मिठाई के डिब्बे पर टिकी थी और उसकी आंखों की सुकड़ती पतलियां जो इशारा देती थी वो सामने के मंजर से क्या अखज़ कर रहा है। ताजवर को अनहोनी का एहसास दिलाने लगी। वो इंतहाई गलत वक्त पर वहां आ गए थे।